हम्म। तो आप सबको पता है कि जो आखिरी युद्ध हो रहा था बहुत घमासान युद्ध हो रहा था, और जो पूरा बैटल था रामायण का, वो बैटल चलता है 7 दिन। और 7 दिन का जो बैटल है ना, इतना इंटेंस होता है, इतना इंटेंस होता है कि ऑलमोस्ट हर इवनिंग, हर शाम को ऐसा प्रतीत होता है कि टुडे राम एंड लक्ष्मण विल लूज द बैटल। इतने सारे टर्न्स, इतने सारे इवेंट्स आते हैं। शुभलास प्रो ने जो लास्ट बुक है युद्ध कांड का, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका नाम रखा है थिंक बिग टू विन। और एक एक चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है उसका कि मतलब एज यू आर गोइंग, एज यू आर रीडिंग द बुक, आपको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। एक बार ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान लिटरली हारने वाले होते हैं। एक बार ऐसा होता है कि लक्ष्मण और राम जी दोनों को नागपाश से बांध देते हैं, मेघनाद। अब नागपाश क्या है? इट इज स्नेक इन लाइव फॉर्म, बट वो थोड़ा सा पैसिव है, और वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और अब उनका जहर जो है पूरे शरीर में फैल रहा है। एंड उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ने दिया है, ब्रह्मपाश बोलते हैं, सॉरी, ब्रह्मपाश होता है वो तो। कोई उसका सोल्यूशन ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं? तो एवरी वन इज सो वरिड, और राम और लक्ष्मण तो अचेत पड़े हैं बिल्कुल, अनकॉन्शियस, बेहोश, और समझ नहीं आ रहा किसको क्या करना है। तो सब लोग आपस में पूछ रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, हाउ कैन वी सेव लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण, क्योंकि वो हार गए तो खत्म सब कुछ। तो फाइनली फिर जाम्बवन जी हैं, वो बताते हैं एक ही व्यक्ति है जो इसका इलाज कर सकते हैं। अब पूछते हैं वो कौन है, कोई वैद्य वगैरह है क्या? वो बोलते हैं नहीं, वो है स्वयं गरुड़ जी। बस इतना सुनते हैं हनुमान जी, गरुड़ जी, और तुरंत ऊपर उड़ जाते हैं। और हनुमान जी ऊपर गए हैं सीधा वैकुंठ लोक। अब सोचिए, वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो वैकुंठ लोक गए हैं, गरुड़ जी को उनको बता रहे हैं। गरुड़ जी कह रहे हैं कि आप कौन हो, क्या है? बोले कि आपके स्वामी विष्णु स्वयं वो पड़े हैं, मरने वाले हैं। तो बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो, कैसे विष्णु मर सकते हैं, वो तो लेटे हुए हैं वहां पे सामने, मैं देख रहा हूँ उनको। बोले नहीं नहीं, उनका अवतार हुआ है, राम जी हैं, और ये सब चल रहा है, उनको समझा रहे हैं करके। और तो गरुड़ जी को लेकर के आते हैं, और गरुड़ जी आकर के फिर वो करते हैं, अब नागपाश से उनको काट रहे हैं। फिर उसके बाद एक बार जो हम ये सुनते हैं ना कि हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं। तो एक्चुअल में लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, ये ये बात बताई जाती है और सारे लोगों को, ताकि उनका उत्साह कम ना हो। बट एक्चुअल में ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण के अंदर कि उस समय राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होते हैं, और दोनों ही बिल्कुल वो होते हैं, मरने वाले होते हैं। तो हनुमान जी जाते हैं, जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं उस समय पे, ऐसे करके। एक बार बहुत सुंदर कथा आती है मही रावण की, जो राम और लक्ष्मण दोनों को पाताल में ले जाता है। और कैसे हनुमान जी हर, मतलब एवरी टाइम आप देखिए, सुंदर कांड के बाद से युद्ध कांड में जो हीरो है वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कैसे अपना बुद्धि को प्रयोग में ला करके कैसे भगवान को बचाते हैं, उसका ग्लोरी इस पूरे रामायण के अंदर है। इसीलिए हमने अभी जो सबसे आखिरी श्लोक जो मैंने बोला ना, दैट इज अतुलित बल धामम। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी, उनका जो स्ट्रेंथ था वो अनमैचेबल था। और हेम शैलाभ देहम, उनका जो बॉडी है वो सैलाब जितना बड़ा स्ट्रांग है, पर्वत जैसा, और कैसा है, सोने के पर्वत जैसा उनका बॉडी था। धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ थे, ज्ञानियों के अंदर ही वॉज द बेस्ट। तो कैसे हम आज की कहानी के थ्रू सुनेंगे। तो फाइनल बैटल चल रहा है, और अल्टीमेटली क्या हुआ है, सारे के सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। और आखिर में फेस ऑफ हो रहा है रावण और राम के बीच में। पहले राम जी के पास में उनका चैरियट नहीं था, बट अभी मताली आ गया है इंद्र का चैरियट लेकर के, और लड़ाई हो रही है। तो वो दोनों उड़ रहे हैं, एक दूसरे को डॉज कर रहे हैं, डिवाइन मिसाइल्स को फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। फाइनली लॉर्ड राम गेट्स दी बेटर ऑफ रावण, और राम जी क्या करते हैं, तीर चढ़ाते हैं धनुष पर, और सीधा एम करते हैं रावण के गले के ऊपर, और एक तीर से सीधा रावण का गला काट दिया। बट राम जी द घास्ट, क्योंकि जैसे एक गला काटा, फिर से एक और गला आ गया, वो गला जमीन पे गिर गया, और एक और गला आ गया। तो राम जी को लगता है
कि इसके 10 सर थे, तो 10 सर काट दूंगा तो हो जाएगा। बट एक्चुअल में सिर्फ इतना नहीं था। तो राम जी उसके सर काटते हैं रावण के एक एक करके, उसके हाथ भी काटते हैं। फिर बट फिर से एक एक करके सर निकले आ रहे, फाइनली रावण अपना 10 हेडेड और 20 आर्म फॉर्म ले लेता है पूरा। 10 सर निकल आते हैं, 20 हाथ उसके निकल आए हैं। सोचिए कितना भयानक होगा ऐसा व्यक्ति देखने में। और वो खड़ा है सामने और राम जी उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। उनको इतने जितने सर उनके काट रहे हैं उतने सर निकल के आ रहे हैं, जितने हाथ काट रहे हैं उतने हाथ निकल के आ रहे हैं। तो एक बार तो ऐसा होता है कि जितना डिस्टेंस होता है ना राम और रावण के बीच में, और रावण के चैरियट के आसपास, वो पूरा रावण के सर से भरा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए, आप युद्ध कर रहे हैं और उसके अंदर सामने सारे सर हैं, आप ही के सर, और वो हंस रहे हैं आपकी तरह, हा 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 करके, बड़ी बड़ी मूंछ वाले। तो कैसा लगेगा उस समय पे। तो विभीषण आते हैं, जिसके लिए विभीषण को बोला जाता है घर का वेदी लंका ढाए, ऐसे करके रावण बोलते हैं। विभीषण आता है और विभीषण आकर के बताते हैं कि प्रभु, आप ना एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आप उसके सर पे अटैक कर रहे हैं। और वो सोल्यूशन तो है बट टेम्पररी सोल्यूशन है, वो जड़ नहीं है। हमको जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, तब जा करके होगा उसका अंत। तो विभीषण बताते हैं कि रावण की जो नाभि है, रावण की नाभि के अंदर अमृत है। जो ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान लिया था, तो उसके अंदर ये था कि रावण की नाभि के अंदर अमृत का एक वो है, मटका है, घड़ा, एक नेक्टर पॉट है। और जब तक उसको नहीं सुखाया जाएगा तब तक आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, रावण मर ही नहीं सकता। तो फाइनली राम जी इस बात को सुनते हैं, तो फिर कहते हैं तो मैं उसकी नाभि पे मारूं। विभीषण कहते हैं कि आप उसकी नाभि पे किसी भी तीर से मार लीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी नाभि पे जो अमृत है उसको सुखाने के लिए एक पर्टिकुलर बाण चाहिए, जिसका नाम था ब्रह्म बाण। और वो ब्रह्म बाण रावण को भी नहीं पता कहां पर है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है वो बाण कहां पर है। और वो कौन था? एनीवन नोस हु वाज दैट? तो वो मंडोदरी थी, रावण की वाइफ, फर्स्ट वाइफ मंडोदरी। उसको पता था कि वो ब्रह्म बाण कहां पर है। तो जैसे ही राम जी सुनते हैं कि मंडोदरी को पता है कि वो ब्रह्म बाण कहां पर है, तो राम जी देखते हैं हनुमान जी की तरफ, और हनुमान जी चले जाते हैं, उड़ जाते हैं सीधा। अब राम जी के कहने पर, उनके आदेश को सर पे धारण करके, हम हनुमान चालीसा में भी सुनते हैं, राम काज करिबे को आतुर, ही वॉज वेरी ईगर टू डू। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईगर थे कि हाँ मैं सेवा करूंगा, उसको करते भी थे उतने अच्छे तरीके से। एंड दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द बेस्ट ऑफ डिवोटीज। दैट इज वाई भगवान उनको बोलते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, इसलिए यू आर एज डियर टू मी एज माई डियर ब्रदर भरत। तो हनुमान जी उड़ गए हैं। अब हनुमान जी देखिए क्या दिमाग लगाते हैं। हनुमान जी ने रूप ले लिया है एक बूढ़े एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिष का। और अपना जो गधा था उसको हनुमान जी ने अपना डायरी बना लिया है, और उस डायरी में से लोगों का भविष्य पढ़ रहे हैं, हॉरोस्कोप चार्ट लेकर के घूम रहे हैं। और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं रास्ते के अंदर, हनुमान जी उनके बारे में बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर रहे हैं, टू द पॉइंट प्रिडिक्शन। सबके बारे में सब कुछ बता रहे हैं, और जैसे जैसे बता रहे हैं लोगों के बारे में, पीपल आर अमेज्ड। अरे इनको कैसे पता है सब कुछ। एक राक्षस से मिले और उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा पति ऐसा था और वैसा था, और अभी अभी उसकी मृत्यु हुई है, और ऐसे ऐसे करके उसकी मृत्यु हुई है। तो राक्षसी कहती है हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता? तो हनुमान जी मार के आए थे उसको रास्ते में, तो हनुमान जी को पता ही था। तो ऐसे करके हनुमान जी चल रहे हैं आगे और सबको बता रहे हैं, और जय रावण करके जा रहे हैं। तो हनुमान जी नेचुरली, उनका ग्लो है, ये सब कुछ है उनके शरीर पे, इतना चेहरे पे इतना तेज है, और वो इतना एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है सूर्य देव से। तो जब ये चीज सुनते हैं, और ऑलरेडी आप देखिए कि पूरे के पूरे लंका के अंदर कितना टेंस माहौल होगा उस समय पर, क्योंकि रावण के सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, रावण के भाई मारे जा चुके हैं, उसके सेनापति मारे जा चुके हैं। 4 दिशाएं हैं लंका में जहां पे 4 गेट्स है, और चारों गेट्स ध्वस्त हैं। उस समय पे कोई है ही नहीं, मतलब लिटरली अगर ऐसा हुआ कि कुछ सैनिक राम के घुस गए लंका के अंदर और अटैक करने लगे, तो देर इज नो वन टू सेव। इतना बुरा हाल था उस समय पर, पीपल आर स्केर्ड, ऐसे में रह रहे हैं। तो हनुमान जी
जय रावण करके जा रहे हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मंडोदरी के कानों में खबर पड़ती है कि एक ज्योतिष हैं और बड़े तेजस्वी ज्योतिष हैं, वो आए हैं यहाँ पर और वो घूम रहे हैं लंका के अंदर, जय रावण भी कर रहे हैं और सबका भविष्य बता रहे हैं। तो मंडोदरी नेचुरली, बिकॉज शी इज वेरी वरिड, और वो अपने बेटे और सबको खो चुकी है, तो बुलाती है उनको और उनसे करके पूछती है कि आप मेरे पति के बारे में बताएं, मैं लंकापति लंकेश की वाइफ हूँ, तो बताइए उनका क्या भविष्य है। बोलते हैं, तुम्हारे पति का तो बहुत उज्जवल भविष्य है, वो त्रिलोकपति लंकेश रावण, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, उनकी विजय ही होगी। और वो करके बड़ी खुश होती है, उनकी चिरायु होगी, वो आशीर्वाद लेती है, उनको सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी। और वैसे करके हनुमान जी जाने लगते हैं। तो हनुमान जी उल्टा मुड़ करके जा रहे हैं और एकदम से मुड़ते हैं पीछे और बोलते हैं, आपने वो ध्यान से तो रखा है ना। अब इनको डाउट आ गया, क्योंकि इनको ये समझ आ गया कि हनुमान जी को कुछ तो पता है। अब उनको ये समझ नहीं आया क्या पता है, किसके बारे में बात हो रही है, बट ही नोज समथिंग। फिर हनुमान जी, वो कहती है, हाँ हाँ मैंने सही से रखा है, मतलब उसको टाइम नहीं मिलता समझने का क्या बोला एकदम से। फिर हनुमान जी जा रहे हैं, बोल रहे आपको पक्का विश्वास है वो आपने सही से रखा है। और फिर हनुमान जी पॉज देते हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी तीसरी बार बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको सेफली रख लीजिए। अब उसको पक्का यकीन हो गया कि इनको पता है किसकी बात हो रही है। बोलती, हाँ हाँ वो तीर इसी इसी पिलर में ही तो है, बस यही तो चाहिए था। तुरंत हनुमान जी अपना वो था तख्ती, उसको गदा के रूप में करते हैं, वो पिलर को तोड़ते हैं और लेकर के आते हैं, ब्रह्म बाण सीधा जाके राम जी को देते हैं, राम जी तानते हैं, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो कैसे हनुमान जी करके हमेशा चीजों को करते थे, इट इज ऑलवेज अमेजिंग। बट आप देखिए कि ये जो इंस्टेंस है ना, जो हमने सुना, जहां पर रावण के बहुत सारे सर कट रहे हैं यहाँ पर, तो इस इंस्टेंस से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देर इज वन, मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग लर्निंग्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट आप लोग लें, और आप लोग 1 मिनट लेकर के सोचें और बताएं कि हम क्या सीख सकते हैं इस इंस्टेंस से, रावण का जो इंस्टेंस है जहाँ पे उसके बहुत सारे सर कट रहे हैं और फिर और सर निकल के आ रहे हैं। What can we learn from this? Let us take a minute, we pause and we discuss this then. हाँ, बोलना चाहेगा कोई? अवनी ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ अवनी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रभु जी, आई थिंक कि रावण ने इस वरदान के लिए कितनी तपस्या की थी, उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, इसलिए उसको ये वरदान मिला। तो मतलब तो इसलिए उसके इतने सर कट रहे हैं लेकिन फिर भी नए आ रहे हैं, वो उसकी हार्ड वर्क की वजह से हुआ। हम्म। ओके, तो इससे आप क्या सीखते हैं? कि हमें लाइक वो हार्ड करना चाहिए अचीवमेंट्स के लिए, क्योंकि वो सबके लिए बिग वो अचीवमेंट होगा, मतलब जो भी आपका गोल होगा। हार्ड वर्क करना चाहिए उसके लिए। तो हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है। पता है, जब
रावण जाता है सीता को अबडक्ट करने के लिए। जब वो डिसाइड करता है तो रावण कंसल्ट करता है अपने कैबिनेट से, मतलब उसके बाकी 9 सरों से कंसल्ट करता है। तो रावण के जो बाकी 9 सर होते हैं वो सब उसको बोलते हैं कि सीता को मत अबडक्ट करो, बट रावण की जो अपनी बुद्धि होती है वही खराब होती है सबसे ज्यादा। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या ही हो जाएगा सबसे ज्यादा करके। तो हम हार्डवर्क करना चाहिए, नो डाउट। बस इट इज मोर अबाउट इंटेंशन, हमारा इंटेंशन कैसा है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि हार्डवर्क तो बहुत सारे राक्षसों ने किया है, तपस्या करे, बट उसके बाद में फिर हम उसको कैसे यूज करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब हिरण्याक्ष को वराहदेव मार देते हैं ना, तो उसके बाद में हिरण्याक्ष छोटा भाई होता है, तो हिरण्यकशिपु जाता है हिरण्याक्ष की वाइफ के पास में, उसके बच्चों के पास में। उसको बोलते हैं कि भाभी आप टेंशन मत लो, फिलॉसफी उसको सुनाता है, गीता का बहुत बढ़िया सिद्धांत सुनाता है। बोलते हैं कि जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो वो तो तुम्हारे सामने ही है, हिरण्याक्ष पड़ा हुआ है, तुम्हारा तो उससे ही संबंध था ना, तो तुम क्यों उदास हो रहे हो। तो भाभी बोलती है नहीं, हिरण्याक्ष तो चला गया। तो बोले जो चला गया उसको तुमने देखा ही नहीं कभी, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो उससे, तुम्हारा तो संबंध इस शरीर के साथ था और शरीर तुम्हारे सामने है। आत्मा के साथ तुम्हारा संबंध था नहीं होगी तो भी कभी तुमने उनको देखा ही नहीं, तो वाई आर यू क्राइंग। इतना इतना तगड़ा सिद्धांत देते हैं फिलोसफी का। उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु बोलता है अब मैं विष्णु की गर्दन काटूंगा। तो मतलब इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दीपांशी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अ, इससे प्रभु जी एक लेसन ये भी मिलता है कि अगर कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है तो हमें उसका कोई ना कोई मतलब सॉल्यूशन होता ही है। हम्म। जैसे उनके सामने यही प्रॉब्लम थी कि उनके सिर रावण के सिर बार बार आ ही रहे थे काटने के बाद हम्म। भी। हम्म। तो उसका भी एक सॉल्यूशन उन्होंने ब्रह्मबाण का ढूंढा। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई कुछ समझा, सीखा, जाना, सुना, पहचाना कुछ? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस? कोई कुछ बताना चाहे? गौरव। रोजी मैं 2 पॉइंट बोल सकता हूँ। हम्म। यस रोजी। पहला कि रावण वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत सारे वेदों का ज्ञान था रावण को, लेकिन उस ज्ञान को अगर सही जगह पर मतलब वो यूज कर लेता अगर, तो फिर वो अभी राक्षस की कैटेगरी में, मतलब राक्षस तो था ही, लेकिन वो फिर इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आता। हम्म। और जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के हमेशा अम, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, टेम्पररी सॉल्यूशन पे नहीं, जैसे विभीषण ने भी कहा था। मान्या। प्रभु जी से अब लाइक डिफरेंट पॉइंट, तो जैसे अगर रावण ने, अगर वो लाइक उसके पास एक बेनिफिट था ना, लाइक द 10 लाइक 10 हेड्स एंड द 20 हैंड्स, वो बेनिफिट था। अगर उसने लाइक कोई बुरा का वो लाइक सीता माता जी को नहीं उठाया होता, लाइक हम्म। तो फिर उसके अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे बेनिफिट्स पे उसका लाइक नतीजा पड़ेगा, हमारे एडवांटेजेस के साथ चली जाएंगी। ग्रेट, थैंक यू। तो आचार्य जानते हैं क्या बताते हैं? आचार्य बताते हैं कि ये जो रावण के जो सर थे ना, ये रावण के सर is compared to the bad thoughts and the desires that we have. आप एक डिजायर को मारेंगे, एक डिजायर को प्रयास करेंगे ओवरकम करने का, तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और ये स्ट्रगल चलता रहेगा। इस लाइफ के अंदर आप इस स्ट्रगल को खत्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस लाइफ के अंदर। प्रभुपाद से किसी ने पूछा टिल व्हेन डू वी हैव टू टॉलरेट द डिजायर फॉर फूड, फॉर सेक्स? प्रभुपाद ने कहा टिल यू हैव दिस बॉडी। तो मतलब वो स्ट्रगल चलेगा ही, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं इतनी माला कर लूंगा या इतनी भक्ति कर लूंगा, इतने सालों तक रह जाऊंगा, इतनी सेवा कर लूंगा, इतना मैं लेक्चर सुन लूंगा, इतना पढ़ लूंगा, तो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होगा कभी, वो चलता रहेगा। दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल दैट विल गो, और एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता रहेगा। सो फिर बात आती है कि अगर ये आता रहेगा तो क्या करना चाहिए, और तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड वर्क ऑन द रूट कॉज।
रूट कॉज क्या है? कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियसनेस को ही चेंज कर देंगे, अगर हम जो मेन संस्कार है जिससे जिसको करके ये डिजायर आ रहे हैं, अगर हम उन संस्कार के ऊपर अटैक करेंगे, है ना, जो हमारे डायरेक्टली कॉन्शियसनेस चित्त में जो जितने सारे पुराने पुराने उनकी प्रवृत्ति है उसको अगर चेंज करेंगे तो हम एक्चुअल में चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज वो स्ट्रगल चलता रहेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, इन द भागवतम एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें आता है कि जो योगीज हैं वो इतने साल तपस्या करने के बाद भी आरुह्य कृच्छेन पदम पदम परम पदम तथा पतंती अधोगनादिता विस्मदांगरे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो टॉलरेट करते रहते हैं, बट एक दिन वो पक्का नीचे गिर जाते हैं। तो अगर हमको चेंज लाना है ना अपने अंदर, तो हमको वी हैव टू सीरियसली फॉलो भक्ति, भक्ति सीरियसली करना पड़ेगा। इट इज डिस्क्राइब्ड इन द भागवतम 2:3-10, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि। तीव्र भक्ति के साथ अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो रहेगा, नहीं तो ये जो सर है ना, ये सर अटैचमेंट्स की तरह है और अटैचमेंट्स लीड टू डिजायर्स, तो रहेगा ही कुछ ना कुछ, भले ही कितनी माला कर रहे हो, बट अगर आपने कॉन्शियसनेस पे काम नहीं करा है ना, तो फिर बाहर जाएंगे तो कुछ न किसी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो बाहर सैंडविच देख करके, जैसे आप जा रहे हैं WH स्मिथ का सैंडविच की ऐसे खुशबू आएगी मेट्रो में और आप उड़ जाएंगे उसके साथ में। गोलगप्पे देख करके फिर मुंह में पानी आ जाएगा, फिर वो गुलाब जामुन देख करके पिघल जाएगा। तो वो चीजें चलती रहेंगी। फिर कोई नई मूवी आएगी या कोई नया गेम आएगा, तो पूरा बचपन जो है गेम खेला है तो कहेंगे यार एक बार गेम ट्राई करके देखते हैं, और बह जाते हैं उसके अंदर। फिर ये सब चीजें चलती रहेंगी। वही तो, अगर अगर हमने कॉन्शियसनेस पे काम नहीं करा, तो अगर हम एक्चुअल में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और क्योर करना चाहते हैं, और जो हमारे अंदर का रावण है उसको अगर हम मारना चाहते हैं, तो देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट फॉलोइंग भक्ति सीरियसली, दैट इज तीव्रेन भक्ति योगेन उसके ऊपर। एंड तभी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम इन द शिक्षाष्टकम वर्स 1, कि कितना इंपॉर्टेंट है चित्त के ऊपर काम करना। मैं आपको पढ़वाता हूँ, ये एक पर्सन, ये एक बहुत अच्छा ऑथर है, जेम्स क्लियर उनका नाम है, और जेम्स क्लियर ने ये किताब लिखी है एटॉमिक हैबिट्स करके। तो इसके अंदर जेम्स क्लियर बता रहे हैं कि यही सेम कंसेप्ट को जो हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी, आपको स्क्रीन दिख रही होगी आई होप। तो जेम्स क्लियर बता रहे हैं कि अगर हम अपने आउटकम के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो वो चेंज होगा, बट वो चेंज बड़ा टेम्पररी होगा। ठीक है, हम फटाफट इसको पढ़ते हैं, और आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। हैंड रेस कर सकते हैं एक एक करके, सब लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा समझा दूंगा एंड में। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो मैं ही पढ़ देता हूँ फिर। हाँ, खुशी से स्टार्ट करते हैं। How your habits shape your identity. Why is it so easy to repeat bad habits and so hard to form good ones? Few things can have a more powerful impact on your life than improving your daily habits. And yet, it is likely that this time next, you will be doing the same thing rather than something better. हम्म, बस, और किसी को नहीं पढ़ना? खुशी आप कंटिन्यू करो, एक पैराग्राफ और पढ़ लो। If sorry, it often feels difficult to keep good habits going for more than a few days, even with sincere effort and the occasional burst of motivation. Habits like exercise, meditation, journaling, and cooking are reasonable for a day or two and then become a hustle. अच्छा, दीपांशी।
However, once your habits are established, they seem to stick around forever, especially the unwanted ones. Despite our best intention, unhealthy habits like eating junk food, watching too much television, procrastinating, and smoking can feel impossible to break. आगे Changing पढ़े, our पढ़ो पढ़ो। habits is challenging for two reasons. We try to change the wrong things and we try to change our habits in the wrong way. In this chapter, I'll address the first point. In this chapter that follow, I'll answer the second. Our Yes, first mistake is that we try to change the wrong thing. To understand what I mean, consider that there three levels at which change can occur. You can imagine them like the layer of an onion. ठीक है, सिंपल है ना। आप अब तक समझ आ रहा है सबको? समझ आया तो आप थम्स अप दे सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो पता लगेगा कितने लोग को समझ आ रहा है, कितने लोग को नहीं। 1 2 3 4 5 7। ओके, ठीक है। तो हेयर जेम्स क्लियर इज टेलिंग, इनके बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि बैड हैबिट्स को रिपीट करना बहुत आसान हो जाता है, और गुड हैबिट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और बहुत सारा एफर्ट करने के बाद भी, और बहुत मोटिवेशन लाने के बाद भी, बहुत सिंसेरिटी होने के बाद भी, बहुत प्रे करने के बाद भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके रीजंस हैं, और क्या उसके रीजंस हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि हम एक्चुअली क्या करते हैं। हम रॉन्ग थिंग को चेंज करने का प्रयास करते हैं और अपनी हैबिट्स को गलत वे में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। लेट अस रीड अहेड। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? हैंड रेस कर सकता है। मान्या पढ़ो। Anji Prabhuji. The first layer is changing your outcomes. This level is concerned with changing your results, losing weight, publishing a book, winning a championship. Most of the goals you set are associated with the level of change. The second layer is change your process. This level is concerned with changing your habits and systems, implementing a new routine at the gym, declaring your desk for better workflow, developing a meditation practice. Most of the habits you build are associated with this level. आगे थर्ड पढ़ो. लेवल भी पढ़ दीजिए। हाँ, थर्ड भी पढ़ दो। The third and the deepest layer is changing your identity. This level is concerned with changing your beliefs, your worldview, your self-image, and your judgments above yourself and others. Most of the beliefs, assumptions, and biases you hold are associated with this level. थैंक यू। Outcomes are about एक सेकंड, इसके अंदर पे रोक देते हैं। तो बता रहे कि 3 लेवल्स होते हैं चेंज करने के: आउटकम्स, प्रोसेस और आइडेंटिटी। आउटकम मतलब आपको कुछ अचीव करना है, गोल ओरिएंटेड हो गया, आपको कुछ करना है। जैसे बहुत मोटे हो गए हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत, तो फिर वेट कम करना है थोड़ा सा, या फिर आर्टिकल लिखना है, या फिर ऐसा कुछ करना है कि ये वाला कंपटीशन मेरे को जीतना है। तो हम गोल सेट करते हैं, जितने सारे गोल्स होते हैं वो इस लेवल पर होते हैं। दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर। उससे एक लेयर डीप है, दैट इज चेंजिंग हम और योर प्रोसेस, हमारा प्रोसेस चेंज करना। तो गोल जो है ना, जो आउटकम्स हैं, वो कुछ प्रोसेस के बेसिस पर होते हैं। जैसे आउटकम है कि नंबर अच्छे है, बट उसके पीछे प्रोसेस है कि पढ़े थे। तो सिमिलर, अगर आपको वेट लूज करना है तो क्या करा आपने, एक कोच को रखा और आपने एक रूटीन एस्टेब्लिश कर दिया जिम के अंदर। सो दैट इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटकम दिखाई दे जाएगा थोड़े ही समय के अंदर। सो दैट इज वर्किंग वन लेवल डीपर। जैसे अगर आपको ये लिखा है कि राइटिंग अगर आपको फोकस करना है तो उसके लिए कम से कम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए आसपास में, फोन को साइड में रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप वो चीज कर पाएंगे अच्छे से जिसके बारे में। वरना आप कुछ लिखने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, कुछ करने बैठे, और 10 चीजें आपके सामने हैं, तो आपको वो याद आ गया, वो याद आ गया, वो याद आ गया, और ये करते करते आपका सारा दिमाग वहीं पर चला गया, आपका टाइम बहुत चला गया इस सब के अंदर। तो दैट इज चेंजिंग योर प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरी जो टेबल है बिल्कुल साफ रहेगी, उसके ऊपर मेरी नोट्स कॉपी रहेगी, पेन रहेगा, और वो बुक रहेंगी सिर्फ पढ़ने को। फोन बहुत दूर रहेगा, पानी की बोतल पास में रहेगी, ताकि मेरे को पानी के लिए उठने के लिए किचन तक न जाने पड़े, और उसी बहाने में
सिर्फ किचन तक जाने में घूम जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। सो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोसेस। जो तीसरा लेवल है, जो सबसे डीपेस्ट है, दैट इज चेंजिंग योर आइडेंटिटी, हमारा बिलीफ, वर्ल्ड व्यू, सेल्फ इमेज चेंज करना। अभी इसका एग्जाम्पल भी हम सुनेंगे और देखेंगे आगे। एनीवन एल्स वुड वांट टू रीड? कोई इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में? सब लोग इतने उदासीन है, मतलब बिल्कुल नीरस। मैं पढ़ू? मैं ही पढ़ लेता हूँ, मैं भी खाली बैठा हूँ। नहीं, मैं बोल रही थी। Outcomes are about what you get, processes are about what you do, identity is about what you believe. When it comes to building habits that last, when it comes to building a system of 1% improvement, problem is not that one level is better or worse. All level of changes are useful in their own way. Problem is the direction of change. Many people begin the process of changing their habits by focusing on what they want to achieve. This leads to outcome-based habits. The alternative is to build identity-based habits. With the approach, we can start on focusing who we wish to become. अब देखिए, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, इसके थ्रू बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन टू पीपल आर रजिस्टिंग अ सिगरेट। जब एक व्यक्ति से पूछा कि आप स्मोक करेंगे क्या, तो पहला व्यक्ति कहता है कि चलो इसको हम स्मोकिंग को छोड़ के ही रखते हैं, कि सोचिए आज एकादशी है और आपको सामने से गुलाब जामुन दिया जा रहा है। तो एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, आज मेरा फास्ट है और मैं नहीं खाता, मैं खाने का प्रयास कर रहा हूँ, आज के दिन मैं नहीं खाता दूसरा। और साउंड्स लाइक अ रीजनेबल रिस्पॉन्स, बट वो व्यक्ति को यही लग रहा है कि हाँ मैं बाहर का खा सकता हूँ, बट क्योंकि आज एकादशी है तो आज मेरे को नहीं खाना चाहिए, ऐसा मेरे को बताया गया है खाने को। बोल कि आज आपको नहीं खाना बाहर का, और आज आपको अन्न तो नहीं खाना बिल्कुल भी। तो ऐसे में बड़ा डिफिकल्ट होगा, ऑल्दो आपको पता है कि नहीं करना। बट दूसरा तरीका है जहां पर एक व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं थैंक्स, मैं एकादशी के दिन नहीं खाता। मतलब वो बात कर रहा है आइडेंटिटी के ऊपर। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट बात यहाँ पे ये हो रही है कि माई आइडेंटिटी इज ऑफ अ डिवोटी, एंड बीइंग अ डिवोटी, एकादशी के दिन मैं कुछ भी अन्न नहीं खाता, कुछ भी बाहर का नहीं खाता। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बोल रहा है मेरे को, मैं खाता तो हूँ बट एकादशी के दिन नहीं खाता, नहीं खाना चाहिए ऐसा मेरे को बताया गया, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। बट अंदर वो डिजायर है करने को। बट हेयर इन द सेकेंड केस द पर्सन इज सेइंग कि क्योंकि मैं डिवोटी हूँ, वो अपनी आइडेंटिटी पे बात कर रहा है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। तो ही इज गोइंग इनवर्ड आउट, तो ही इज सेइंग कि मैं नहीं खाता इस समय पर। तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा था, ये और भी है, आप चाहते तो मैं इसको दे सकता हूँ पढ़ने को। बट मैं आपको ये बता रहा था कि जो कॉन्सेप्ट्स है ना हमारे शास्त्र में, हमारे भगवत गीता में, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर बाहर लोग पढ़ रहे हैं और कवर हो रहे हैं, और लोग अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। द ओनली थिंग इज कि वो हमको क्रेडिट नहीं देते इसका। ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे शास्त्र के अंदर हैं, वो प्रिंसिपल्स, बट वो लोग उसको इंडिपेंडेंटली पब्लिश करके दे आर टेकिंग ऑल द क्रेडिट्स। तो एज डिवोटीज इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो ये ब्रिज है ना, ब्रिज बना सके, हम कनेक्शन बना सके दो वर्ल्ड्स के बीच में। किस अब हम जब पढ़ेंगे और सीखेंगे ना, तो हमको ये समझ आएगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है इट इज वेरी प्रैक्टिकल। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है ना कि रावण के सर गिरे, उससे हमारा क्या मतलब, बट वो सबके वो दीज आर ऑल मेटाफर्स, इसके पीछे डीप मीनिंग्स भी हैं। जब हम उसको अपनी लाइफ के अंदर उतारेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बेनिफिट होगी। और जब हम इस तरीके से, जैसे बाहर वाले लोग प्रेजेंट कर रहे हैं फिलोसफी को, जब हम इस तरीके से समझेंगे और उसको हम लिंक कर देंगे ना कृष्णा कॉन्शियसनेस से या फिर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से, सो दैट विल बी द बेस्ट सर्विस वी कैन डू। तो दिस इज इट, I just wanted to convey this small idea to you today. Thank you very much for joining. Hare Krishna. As usual, continuing our custom, अगर आपको
आज की क्लास से यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं एक एक करके, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर आप लीव कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर बोलना, अगर आप लोग बोल सकते तो बहुत अच्छा रहेगा चैट बॉक्स में लिखने की बजाय, एक एक करके। यस राघव, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे मेरा क्वेश्चन था, एक पूछ सकता हूँ? पूछिए क्वेश्चन। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि लक्ष्मण जी जब घायल हुए थे तो वो लक्ष्मण के साथ राम जी भी घायल हुए थे, वो क्यों घायल हुए थे? वो कि मेघनाथ ने दोनों को अटैक किया था। दोनों को अटैक किया था? हाँ, तो ओह, दोनों घायल हो गए थे उसमें। अवनी। प्रभु जी, आज की क्लास में मेरे को स्ट्राइकिंग पॉइंट ये लगा कि लाइक हमें रामायण मैंने देखी तो मेरे को नहीं पता था कि लक्ष्मण, हम मतलब अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ लक्ष्मण जी घायल हुए थे, बट इट वाज एक्चुअली राम जी आल्सो। ओके, थैंक यू। तो मैं नाम लेकर के बोलूं या आप में से कोई बोलना चाहता है खुद से? ठीक है, लेट अस स्टार्ट। प्राची। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा जो आपने बताया कि रावण का जो सिर है वो बैड डिजायर से कंपेयर करा गया है, और वो हमारे पास उसका मतलब वो थ्रू आउट चलेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया था कि जब तक आप जीवित हो तब तक ये डिजायर्स आएंगी आपके क्या कहते हैं माइंड में। तो उसका हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि हमें उस पे उसके रूट कॉज में जाना चाहिए, जो है कॉन्शियसनेस। और मतलब हमें संस्कार चेंज करने चाहिए, जैसे आपने बताया था। थैंक यू। तमन्ना। आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हो कुछ तो। आपको शायद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, लीव करके, तो मैं भी आवाज आए आपकी। खुशी। गौरांग। यस प्रोज, मुझे सबसे अच्छा तो स्टोरीज लगी, क्योंकि स्टोरीज के अंदर मुझे एक चीज समझ आई कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसके रूट कॉज पे हमेशा फोकस करना चाहिए, मतलब इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए परमानेंटली। और बस ये नहीं करना चाहिए, उसमें प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए। एक तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे स्टोरीज में सबसे अच्छा पार्ट तब लगा जब हनुमान जी एस्ट्रोलॉजर का अ, रूप धारण करके गए थे मंडोदरी के पास, और कैसे एकदम क्लेवर तरीके से उन्होंने सीक्रेट्स निकलवा लिए। तो हमें क्लेवर बनना चाहिए ताकि हम अपना काम निकलवा पाए, मतलब एक गुड। क्लेवर वे से हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। थैंक यू। तेजस। ध्रुव। एक व्यक्ति से और पूछता हूँ, फिर मैं करता हूँ। तमन्ना।